बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Our last lesson ended on the idea of what is energy. तो हमने पढ़ा भाई it is the ability of a body to do some work, कुछ काम करने की सलाहियत को आप एनर्जी बोला करते थे। ऐसा यूनिट्स में जूल्स, क्वांटिटी वाइज स्केलर, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने देखी थी और कुछ सोर्सेस को भी पढ़ा था कि भाई एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो कुछ सोर्सेज रिन्यूएबल थी, कुछ सोर्सेज नॉन रिन्यूएबल थी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास सोलर, टाइडल, विंड वगैरह आ रहा था और नॉन रिन्यूएबल के अंदर हमारे पास कोल, ऑयल, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर आ रहा था। आज हम बात करेंगे बच्चे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज के ऊपर और थोड़े से उससे रिलेटेड सवालों। पोटेंशियल एनर्जी में जिस पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप डिफाइन करें तब इसे कहते हो द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड में उसकी पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अब लेट मी एक्सप्लेन यू दिस। देखिए, if this is the surface, this is the ground, and I had an object over here at a height h, होता क्या है कि whenever you have something at a certain elevation in a gravitational field, तो ग्रेविटी क्या कर रही होती है? ग्रेविटी is exerting a force and it's trying to bring it down. कौन सी फोर्स है? वो उसके ऊपर वेट होता है। तो जब आप किसी चीज को जमीन से ऊपर उठा लेते हैं तो ग्रेविटी की फोर्स उसे क्योंकि आपकी तरफ पुल कर रही होती है तो वो चाहती है कि उस ऑब्जेक्ट को वापस जमीन पे लाया जाए। और जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हो आप ये देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट इस हाइट पे था इट मूव्स एंड इट फॉल्स टुवर्ड्स द ग्राउंड। इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलने की वजह ये बनी क्योंकि ये जो एनर्जी आपके ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड थी, दिस स्टोर्ड एनर्जी इज काइंड ऑफ लाइक अ पोटेंशियल, काइंड ऑफ लाइक एन एबिलिटी जो आपके ऑब्जेक्ट के पास है कुछ करने के लिए। सी, ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस हाइट पे मौजूद है, इस हाइट पे होने की वजह से इसमें एक एबिलिटी आ गई, कुछ सलाहियत आ गई कुछ करने की, चलो कि पॉसिबिलिटी उसमें क्रिएट हुई थी। क्योंकि जब आप इसको यहाँ से छोड़ते थे तो ये नीचे की तरफ ड्रॉप होता था। सोचो अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट होता जहां ग्रेविटी नहीं होती, मैं बहुत दूर आउटर स्पेस पे कहीं निकल जाता जहां जीरो ग्रेविटी के हालात, तो वहां क्या हो रहा होता? वहां पे अगर मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करता तो रिलीज करने की सूरत में मेरा ये ऑब्जेक्ट गिरता ही नहीं। क्यों नहीं गिरता भाई? क्योंकि उसको कुछ खींचने वाली फोर्स ही नहीं है, उसको कोई पुल ही नहीं कर रहा, तो वो कहां से उसकी तरफ आएगा? तो ग्रेविटी की एग्जिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में आता है तो हम कहते हैं भाई इसमें पोटेंशियल है, इसमें कुछ करने की सलाहियत है। क्यों? क्योंकि जैसे आप इसको छोड़ोगे ये मूव करेगा। अगर इसमें पोटेंशियल ना होता, अगर इसमें कुछ करने की सलाहियत नहीं होती तो रिलीज करने के ऊपर आप इसे मूव करता हुआ नहीं देख सकते। रिलीज करने पे ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही रहता है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम ग्रेविटी की वजह से जो आता हुआ पोटेंशियल है उसकी बात करें कि ग्रेविटी की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में कुछ करने की एबिलिटी अगर आ जाए तो उसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो ये बात मैं लिख भी देता हूं।
अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का वो है mgh। ये फॉर्मूला हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का mgh। इसमें m है मास, g है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और h है हाइट। और ये है पोटेंशियल एनर्जी। तो आप इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी। अब जैसे मैं एक सवाल दूं, कि भाई ग्राम पे कॉर्नर पे हमने एक बॉल प्लेस की हुई थी और उस बॉल की जो हाइट थी ग्राउंड से, वो हम कहते हैं भाई 40 मीटर्स थी। इस बॉल का जो मास था वो था 200 ग्राम्स, और हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है 9.8 न्यूटन्स पर किलोग्राम। सही, हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। पहले हम 10 लेते थे, अब आप 9.8 यूज करते। तो अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई इसमें कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, तो मैं mgh से कैलकुलेट कर सकता हूँ। लेकिन मैथ्स को यूज करते हुए एक बात का ध्यान रखना बेटा, यू हैव टू मेक श्योर दैट योर वैल्यूज आर इन एसआई बेस यूनिट। मैंने आपको मैथ्स की वैल्यू ग्राम्स में दी थी। ग्राम्स इज नॉट एन एसआई बेस यूनिट, एसआई बेस यूनिट किलोग्राम्स। तो एनर्जी निकालते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा कि आप मास को किलोग्राम्स में यूज करें। तो वो 200 ग्राम्स को जब किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.2, क्योंकि आप किलोग्राम में लाने के लिए इसको डिवाइड बाय 1000 करो। तो ये किलोग्राम में होता है। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो, मुझे बताओ जरा क्या आंसर आ रहा है। 78.4 joules। 78.4, ठीक है भाई। वह हम कहेंगे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट में 78.4 जूल्स थी। एक एग्जांपल तो हमने ये कर दिया। एक इससे थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल,
एक बॉल है जी मेरे बच्चे, आंसर विल बी इन जूल्स, एनर्जी जूल्स में होती है। एक बॉल है जो एक सर्टेन रैंप पे रोल होके भी नीचे आ रहा है। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई कैलकुलेट मास दे दिया इसका 0.5 किलोग्राम्स, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में पता है 9.81 होती है। Calculate the loss in gravitational potential energy of the ball. अब उसने हमसे लॉस पूछा। लॉस से मतलब ये है कि वो चाह रहा है आप मुझे चेंज बताओ, एनर्जी में चेंज कितना। तो भाई अगर आपको लॉस चाहिए या चेंज चाहिए आसान अल्फाज में बोलो, तो आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कर दो। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो मैं इसको लिख सकता हूं भाई mgh फाइनल माइनस mgh इनिशियल। इसमें m और g तो कांस्टेंट है, अब चाहे इसको कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा फाइनल हाइट माइनस इनिशियल। 0.5 आपका मास था, 9.8 आपकी ग्रेविटी थी, फाइनल हाइट आपकी 4 मीटर थी, इनिशियल हाइट आपकी 10 थी। यहां से आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं कि भाई आपकी पोटेंशियल कितना लूज हुआ है। 29.4। दिस आंसर विल बी इन नेगेटिव, जो इस बात को शो करेगा कि हाँ भाई आपकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस है। आप इसी बात को मेरे बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, आपका फॉर्मूला हो जाएगा mg डेल्टा h, चेंज इन हाइट। कि भाई पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो हाइट के चेंज होने की वजह से आ रहा था। नेगेटिव क्यों नहीं आना चाहिए, 4 माइनस 10 करोगे तो आंसर नेगेटिव ही आएगा ना। फाइनल कम है, इनिशियल ज्यादा है, जो माइनस साइन है वो लॉस को शो कर रहा है। तो हम ये कह रहे थे भाई अगर आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो वो चेंज ऑफ हाइट की वजह से क्रिएट हुई है। तो मैं अपने इस क्वेश्चन को ऐसे भी सॉल्व कर सकता था कि डायरेक्टली इस तरह लिखता एम जी डेल्टा एच, 0.5 का मास, 9.8 की ग्रेविटी और डेल्टा एच मेरा होता 6 कि 6 मीटर्स गिरा। आप उसको 4 माइनस 10 लिखते, -6 भी कह सकते थे इसको, लेकिन अमूमन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में आपसे जो चीज पूछी जाती है वो होता है मैग्नीट्यूड। मतलब एग्जामिनर यूजुअली केयर्स अबाउट द वैल्यू, मतलब मुझे वैल्यू बता दो, मेरे लिए वो बहुत है, आई डील विद दैट। आपके पास यहां से भी आंसर 29.4 जूल्स ही आ। आप नेगेटिव साइन लगा सकते थे एंड में, आप चाहते 6 को -6 लिख देते ये शो करने के लिए, लेकिन उससे आपके आंसर में सिर्फ एक माइनस का एडिशन होता और कुछ भी नहीं होता।
बिल्कुल, if the ball would have been moving upwards, the value would have been positive. अब हम जरा चलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बाद किनेटिक एनर्जी की। देखो, द वर्ड किनेटिक इज रिलेटेड टू मोशन। किनेटिक का जो वर्ड है दिस वाज रिलेटेड टू मोशन, मूविंग। सही। तो काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी स्पीड की वजह से जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो यू डिफाइन इट एज the energy possessed by a body due to its motion सही, एनर्जी possessed by a body due to its motion, सिंपल। मूवमेंट की वजह से उसमें कितनी एनर्जी। कैलकुलेट करने की अगर बात हो उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें दिस ई के इज द काइनेटिक एनर्जी, ये एम आपका मास है और ये वी आपकी स्पीड। अच्छा, अगर को बोलते सर वेलोसिटी नहीं स्पीड लिखेंगे, देखो स्पेस लगा हुआ है स्क्वायर। अगर तुम अपनी वैल्यू को प्लस माइनस भी करते हो ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर इवेंचुअली वही आना है। माइनस वैल्यू हो या प्लस वैल्यू, स्क्वायर लग के तो उसने वैसे ही प्लस हो जाना है। इसीलिए हम सिंपली इसको ऑब्जेक्ट की स्पीड बोलते हैं, बट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहां पे आप दो बातें देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी स्पीड के स्क्वायर से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और मास से सिंपल रिलेशन। इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं मास और काइनेटिक एनर्जी का एक टेबल बनाता और स्पीड और काइनेटिक एनर्जी का टेबल, तो देखो मास के साथ काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन नजर है। आप खुद देख सकते हो मास के साथ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो अगली क्वांटिटी भी उतने ही टाइम्स इंक्रीज होगी। अगर एक क्वांटिटी में चलो कि 2 टाइम्स का इंक्रीमेंट आया, अगले में भी 2 टाइम्स का आएगा। एक क्वांटिटी 2 टाइम्स कम हुई, अगली भी 2 टाइम्स कम हो जाएगी। तो ये वाला मामला होता है। तो मैं कहता हूं भाई अगर एक ऑब्जेक्ट था, उसका मास था m और उसकी काइनेटिक एनर्जी थी E, तो अगर मास डबल होता, ट्रिपल होता, 3 टाइम्स कम होता या 2 टाइम्स कम होता, तो काइनेटिक एनर्जी पे भी एज इट इज सेम इफेक्ट आता। मास डबल होता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाती। जितना मास बढ़ेगा उतनी एनर्जी बढ़ेगी। इसी तरह मास ट्रिपल होता है, काइनेटिक एनर्जी भी ट्रिपल हो जाती। मास 3 टाइम कम होता, एनर्जी 3 टाइम कम हो जाती। मास 2 टाइम्स कम होता, उसकी एनर्जी 2 टाइम्स कम हो जाती। मतलब बिल्कुल एक
सिंपल प्रोपोर्शनैलिटी नजर आता है। पर स्पीड के साथ स्क्वायर का मतलब, स्पीड के साथ स्क्वायर का रिलेशन होने का मतलब ये हुआ कि बेटा अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड में कोई चेंज आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में उतना ही इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि उसके स्क्वायर टाइम्स का इफेक्ट है। लेट मी एक्सप्लेन यू। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी स्पीड है ई बी और काइनेटिक एनर्जी है ई। अगर मैं स्पीड को डबल करता हूं या ट्रिपल करता हूं या 2 टाइम्स कम करता हूं या 3 टाइम्स कम करता हूं, अब इसका इफेक्ट देखो। अगर स्पीड को डबल करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी पे डबल का नहीं, उसके स्क्वायर का इफेक्ट देखोगे, क्योंकि स्पीड पे स्क्वायर लगा हुआ था। आप स्पीड में जो भी चेंज करोगे वो स्क्वायर होगा और उसके बाद उसका काइनेटिक एनर्जी में इफेक्ट है भाई 4। आपकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर आप स्पीड को 3 टाइम बढ़ाते हैं तो 3 का स्क्वायर होता है 9, आपकी काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। स्पीड कम करते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, लेकिन अगर आप स्पीड को 2 टाइम्स कम करते हो तो काइनेटिक एनर्जी 2 नहीं, 2 का स्क्वायर यानी 4 टाइम्स कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप 3 टाइम्स कम करते हो तो काइनेटिक एनर्जी 3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम्स कम। आपके पास जो इफेक्ट आएगा वो उसके स्क्वायर का आएगा। अब एक टेबल में बनाऊंगा जिसमें मैं दोनों चीजें चेंज करूँ, मास भी और स्पीड। ये 4 एग्जांपल्स मैं आपको करवाता हूँ कि अगर स्पीड और मास दोनों को एक साथ चेंज किया जाए, काइनेटिक एनर्जी में उसको क्या इफेक्ट आएगा, ये आप कैसे फाइंड आउट। देखो अगर मैं कहता हूं मैं मास को डबल करता हूं तो अभी आपने देखा मास का काइनेटिक एनर्जी से डायरेक्ट करता, जितना चेंज मास में आएगा उतना ही चेंज स्पीड में भी है, वो काइनेटिक एनर्जी में भी है। लेकिन स्पीड का स्क्वायर, जितना चेंज उसके स्पीड में आएगा सही। स्पीड का आपको पता है स्क्वायर का इफेक्ट होता है, तो जितना इफेक्ट स्पीड पे आएगा उसके स्क्वायर टाइम्स का इफेक्ट आएगा एनर्जी। तो पहला वाला हम आपको दिखा, पहले वाले में ये हुआ कि सर मास हमने किया डबल तो उससे एनर्जी भी हो गई डबल। अगर मास हम करते हैं डबल, इसको एक कलर में कर दो तो अलग से ताकि अंदाजा तुम लोग को अच्छा हो। तो भाई अगर हम मास को डबल करते हैं एनर्जी डबल हो जाएगी। लेकिन बच्चे अगर स्पीड को डबल करते, आपने देखा था सर स्पीड के तो स्क्वायर से प्रोपोर्शनल है। स्पीड में जो चेंज लाएंगे एनर्जी पे उसके स्क्वायर का इफेक्ट आएगा। तो स्पीड को अगर आप 2 टाइम्स बढ़ा रहे हैं
उसकी एनर्जी 2 नहीं, 2 का स्क्वायर इतनी बड़ी। तो जो टोटल चेंज आपके पास आया वो टोटल चेंज हो गया भाई 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, आपके पास टोटल चेंज आया 8 टाइम्स। आपकी एनर्जी 8 टाइम्स बढ़ गई, 8 गुना इंक्रीज हुई। आपकी एनर्जी 8 टाइम्स इंक्रीज हुई है। इसी तरह एक और एग्जांपल देखो ताकि और थोड़ा पक्का हो। दूसरे एग्जांपल में मैंने मास को हाफ किया, 2 टाइम्स कम किया। जब मास कम होगा तो उसकी वजह से एनर्जी भी कम हो जाएगी, 2 टाइम्स कम हो गई। लेकिन स्पीड को मैंने अभी भी बढ़ाया 2 टाइम्स, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी 2 के स्क्वायर टाइम्स। ये मास का इफेक्ट आया, ये स्पीड का आया। तो ओवरऑल इफेक्ट क्या हो गया, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 अपॉन 2 इज 2। तो आपको ये पता चल गया कि भाई नई एनर्जी जो है वो पहले के मुकाबले में सिर्फ 2 टाइम्स ज्यादा है। अब थर्ड में बताता हूं। मैंने मास को कम किया, मास कम करने की वजह से मेरी काइनेटिक एनर्जी कम हो, कितना भाई 2 टाइम्स। लेकिन स्पीड भी कम की 3 टाइम्स, तो उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी और कम हो गई, तो 3 भी डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर। एनर्जी कम हो रही है ना उसकी वजह से, मास की वजह से भी कम हो रही है और स्पीड की वजह से भी कम हो रही है। मास की वजह से 2 टाइम्स कम हो रही है, स्पीड की वजह से स्पीड के स्क्वायर टाइम्स कम हो रही है। तो मैंने एक बार उसे 2 से डिवाइड किया, मास का इफेक्ट आ गया। फिर मैंने इसको 3 के स्क्वायर से भी डिवाइड किया, तो वो जब दोनों डिनोमिनेटर में लिखे गए उसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो गए। तो आपकी जो टोटल एनर्जी हो गई वो 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 से 18 टाइम्स कम हो गई। हालांकि मास हाफ हुआ था और स्पीड 3 टाइम्स कम हुई थी, लेकिन एनर्जी में 18 टाइम्स का इफेक्ट आया, क्योंकि स्पीड का ज्यादा इफेक्ट आया। स्पीड में जो चीज चेंज होगी उससे एनर्जी पे ज्यादा इफेक्ट नजर आएगा। आखिरी वाला आप ट्राई करके मुझे बताओ। अच्छा भाई ठीक है, ओवरऑल बता देते ना, इतना तोड़ तोड़ के क्यों बनाया। फ्रैक्शन भी बता दो। देखो मास बढ़ा रहे हो तो एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड कम कर रहे हो एनर्जी कम होगी। 3E/4, हाईएस्ट स्पीड के स्क्वायर का इफेक्ट आता है।
और मैथ्स को 3 टाइम बढ़ाया था मैंने। ठीक है, तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी का मामला भी देखा। हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि भाई एग्जामिनर अगर सवाल पूछे तो किस किस तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। अब एक आध एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। अच्छा भाई, एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाते हैं एक कार के ऊपर, और उसके बाद फिर उसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे आगे चल के। कि भाई देयर इज अ कार व्हिच इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड। ठीक, अगर मुझे इस कार का मास दे दिया जाए कि भाई द मास ऑफ द कार इज लेट्स से 600 kilograms and this car is moving with a speed of let's say 8 meters per second. So I can find out the kinetic energy that this car has using half mv square. This will give us the value of the kinetic energy of 608 का square, 19,200 joules. ये आपकी हो गई काइनेटिक एनर्जी। अब इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम और बनाते हैं जिसमें हम चेंज की बात करें।
एक रैंप है जिसपे से एक बॉल रोल होती हुई है, ठीक है। कहते हैं कि भाई इस बॉल का जो मास है आपके पास, अगर वो 0.6 किलोग्राम्स है, तो बताइए कैलकुलेट द गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना गेन आया, ये चीज आप कैलकुलेट करें। अब गेन इन काइनेटिक एनर्जी के लिए दिस इज काइंड ऑफ लाइक योर इनिशियल पोजीशन एंड दैट्स योर फाइनल। गेन इन काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वैसे ही है कि मैं काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल, कैसे निकलेगा भाई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फॉर्मूला अगर हम लगाएं हाफ एम वी स्क्वायर, और इनिशियल के लिए हम लगाएंगे हाफ एम यू स्क्वायर। असल में वी जो है वो फाइनल स्पीड के लिए यूज होता है या वेलोसिटी के लिए, और इनिशियल के लिए हम यू यूज करते हैं। इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी शो करनी हो ना, हम यू से शो करते हैं। तो बेटा अगर मैं इसमें से हाफ और एम कॉमन निकाल लूं, ब्रैकेट में रह जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और ये हो गया मेरा चेंज ऑफ काइनेटिक। अब जब चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तैयार है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अच्छा, इसको एक बात याद रखना, इसको वी माइनस यू का होल स्क्वायर ना समझना, ये गलत है। ये मैं अभी लिख देता हूं यहाँ पे भाई कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज नॉट सेम एज वी माइनस यू का होल स्क्वायर। सर बच्चे क्या करते हैं, वो दोनों वेलोसिटीज का या स्पीड्स का डिफरेंस लेके स्क्वायर करते हैं, गलत है। v square minus u square and difference का square are not the same thing. मेरे पास जो मास है वो 0.6 था, मेरी फाइनल वेलोसिटी 8 और इनिशियल थी 5। यहां से आप गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। हाफ 0.6 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 11.7। ये आपका फाइनल आंसर कि भाई कितना गेन आया है काइनेटिक। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लो। अच्छा, अब एक जनरल गुफ्तगू करते हैं इस चीज पे। तो देखो, जब एनर्जी आप हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, उसको बस आप सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में कुछ स्पीड आ रही थी, कोई काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, तो उसके बैक में जो रीजन था वो कोई और फॉर्म ऑफ एनर्जी, अब होता है पोटेंशियल एनर्जी। कि भाई यहाँ पे मौजूद जो ऑब्जेक्ट है जब वो नीचे गिरा तो उसकी हाइट डिक्रीज हुई, उसकी हाइट में डिक्रीज आया, डेल्टा एच उसका लूज हुआ, उसकी हाइट लूज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई, और ये पोटेंशियल एनर्जी जो लूज हुई है ये काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में गेन आ, पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट एंड द काइनेटिक एनर्जी इज गेन। ये सिनेरियो आपके पास चल रहा है। हमारे पास जो अगले सवालात होंगे उनमें हम ऐसे सिस्टम्स को डील करेंगे जिनमें पोटेंशियल का भी चेंज आएगा और काइनेटिक का भी चेंज आएगा, दोनों को एक साथ इनकॉर्पोरेट करके सॉल्व किया जाए। आज का लेसन हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह ताला कल आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसकी टाइप्स और उसके कुछ टिपिकल क्वेश्चंस के ऊपर वर्किंग करना है। ठीक है मेरे बच्चों, ख्याल रखना अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।